फर्स्ट ईयर। तो आज हम पढ़ेंगे अपने केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के लेक्चर नंबर 4 को, ठीक है। और इस लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। फैमिलीज़ इन पीरियोडिक टेबल। सबसे पहले फैमिली के कंसेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं। जितने भी एलिमेंट्स जो सेम प्रॉपर्टीज़ रखते हैं उनको मिला के एक फैमिली में रख दिया गया। ये है फैमिली का कंसेप्ट, कि जितने भी एलिमेंट्स एक फैमिली के अंदर रखे जाते हैं वो सेम प्रॉपर्टीज़ आपस में शेयर करते हैं, ठीक है। सो व्हाट इज़ फैमिली? एन एलिमेंट फैमिली इज़ अ सेट ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट फैमिली क्या है? एलिमेंट्स का सेट है। कौन से एलिमेंट्स का सेट? जो आपस में शेयर करते हों, शेयरिंग कॉमन प्रॉपर्टीज़, जो आपस में कॉमन प्रॉपर्टीज़ को शेयर करते हों। फिर से एलिमेंट फैमिली क्या है? एन एलिमेंट फैमिली इज़ ए सेट ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट्स का एक ऐसा सेट है शेयरिंग, जो शेयर करता हो कॉमन प्रॉपर्टीज़, एक जैसी प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो ऐसे एलिमेंट का सेट जो आपस में कॉमन प्रॉपर्टीज़ शेयर करते हों फैमिली कहलाता है। क्या कहलाता है? फैमिली कहलाता है। अच्छा बच्चों, सो पीरियोडिक टेबल में कुछ नोटेबल फैमिलीज़ हैं, उनके नाम ज़रा याद कर लेते हैं। सो पहले नंबर पे आते हैं अल्कली मेटल्स, ठीक है। सो पीरियोडिक टेबल में जो पहला फैमिली है वो किसका है? अल्कली मेटल्स का। बात समझ आ गई? अल्कली मेटल्स का। दूसरा है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। आप मेरे पीछे बोलते जाएं तो आपको भी याद हो जाएगा। सो पहला अल्कली मेटल्स की फैमिली है, दूसरी फैमिली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की है, तीसरी ट्रांजिशन मेटल्स की है, अगली चाल्कोजिन्स की है। चाल्कोजिन्स के बाद आते हैं हेलोजिन्स, और हेलोजिन्स के बाद एक और फैमिली आती है जिसका नाम है नोबल गैसेस। एक दफ़ा फिर से बच्चों, सो पहली फैमिली कौन है? अल्कली मेटल्स, ठीक है। दूसरी कौन सी बताई? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तीसरी मिडल वाली ट्रांजिशन मेटल्स। कौन सी? ट्रांजिशन मेटल्स। और ट्रांजिशन मेटल्स के बाद कौन आते हैं? चाल्कोजिन्स। चाल्कोजिन्स, ठीक है। फिर आते हैं हेलोजिन्स, और हेलोजिन्स के फ़ौरन बाद आती हैं नोबल गैसेस। समझ में आ गया? चलिए बच्चों, सो पहली फैमिली है अल्कली मेटल्स। इस फैमिली में कौन से एलिमेंट्स हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं वो हम याद भी करेंगे ट्रिक से और समझेंगे भी प्रॉपर्टीज़ को इनकी। सो पहली फैमिली है हमारे पास अल्कली मेटल्स। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि इनको अल्कली मेटल्स क्यों बोला जाता है? तो ये ऐसे एलिमेंट्स का सेट होता है जिनका अगर रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ, ठीक है, अगर इनका रिएक्शन करवाया जाता है वाटर के साथ तो ये अल्कलीज बनाते हैं। क्योंकि ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अल्कलीज बनाते हैं, इसलिए इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। इसीलिए इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अल्कली मेटल्स का एक बहुत ही नोटेबल सा एग्जांपल है सोडियम, ठीक है। सोडियम का फार्मूला होता है Na। तो सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ, सोडियम जब रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो बदले में वो क्या बनाता है, ठीक है, क्या बनाता है? लाइक सोडियम का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो हमारे पास बनता है NaOH, और साथ में रिलीज़ होती है हाइड्रोजन गैस। अच्छा बच्चों, ये रिएक्शन याद नहीं करना, बस समझाने के लिए। सो ये क्या है? एक अल्कली मेटल है, और इस अल्कली मेटल का हम रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हैं? अब वो लोग मैम वाटर के साथ करवा रहे हैं। तो अल्कली मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन हुआ तो बदले में बना अल्कली। क्या बना? अल्कली। समझ में? इनको अल्कली मेटल क्यों बोला? देखें, ये जो मेटल है जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो बदले में ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है जो कि एक अल्कली है। तो चूँकि ये मेटल्स वाटर के साथ रिएक्ट करने पर अल्कलीज बनाते हैं तभी इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। क्वेश्चन है, सो व्हाई दे आर कॉल्ड अल्कली मेटल्स? तो पॉइंट लिख लेते हैं, बिकॉज ऑन रिएक्शन विद वाटर, ऑन रिएक्शन with water they form, because on reaction with water they form alkalis। ये क्या बनाते हैं? रिएक्शन पे वाटर के साथ अल्कलीज, तभी इनको अल्कली मेटल्स बोला जाता है। अच्छा बच्चों, अगला क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये एक्चुअल में एलिमेंट्स कौन से हैं। तो आपको पता पीरियोडिक टेबल के बारे में, पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 18 तक, पहले ग्रुप से लेके 18वें ग्रुप तक। सो जो ग्रुप 1 है पीरियोडिक टेबल का, जो पहला कॉलम है, पहला वर्टिकल कॉलम, पहला ग्रुप, उसके एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं। उसके एलिमेंट्स क्या हैं? अल्कली मेटल्स हैं। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई अल्कली मेटल्स कौन है, तो सिंपल बोलो पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स अल्कली मेटल्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। तो लिख लेते हैं
सो ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, ग्रुप 1 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर अल्कली मेटल्स। समझ में आ गया? सो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स। अच्छा, ये आपकी बुक में दिए हुए भी हैं, तो बच्चों ये हैं कुछ। तो चलिए, ये है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसीसियम। ये पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। ये आपकी बुक में दिए हुए, याद कर लें, बहुत बेहतर है। जब आगे ट्रेंड्स पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, आयनाइजेशन एनर्जी का, इसी चैप्टर में है, तो बहुत हेल्पफुल रहेगा ये आपके लिए। तो बच्चों, इसको याद करने का एक ट्रिक है, वो समझ लेते। हाली ने की रब से फरियाद। ट्रिक्स का ये फ़ायदा होता है, लाइक चीज़ जल्दी याद हो जाती, लंबे अरसे तक याद भी रहती। सो हाली ने की रब से फरियाद एक ट्रिक है पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स को याद करने का। सो यहाँ पे हाली का जो है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, ठीक है। हाली ने की रब से फरियाद, तो हे किसको रिप्रेजेंट करता है? हाइड्रोजन को। ली किसको रिप्रेजेंट करता है? हे रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन को, ली रिप्रेजेंट करता है लिथियम को, दूसरे एलिमेंट को, लिथियम को, ठीक है। ने में जो ने है वो रिप्रेजेंट करता है Na को, यानी सोडियम को, की के को, रब तो रुबिडियम को, और से सीजियम को, Cs सीजियम को, और फरियाद रिप्रेजेंट करता है Fr को, फ्रांसीसियम को। एक दफ़ा फिर से बच्चों, कैसे? हाली ने की रब से फरियाद, तो हाली का है हाइड्रोजन, ली लिथियम, ने Na, की के, रब आर भी, से Cs, फरियाद Fr। तो ये पीरियोडिक टेबल के पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, जो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? अल्कली मेटल से। यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया है, अगर आप नोटिस करें तो मैंने हाइड्रोजन को भी मैंने अल्कली मेटल बोल दिया है, जबकि हमें पता है हाइड्रोजन अल्कली मेटल नहीं है, हाइड्रोजन तो एक नॉन मेटल है। तो बच्चों, जब अल्कली मेटल की फैमिली की बात की जाए तो वो शुरू होती है लिथियम से और एंड होती है फ्रांसीसियम पर, ठीक है। हाइड्रोजन इसमें नहीं आता, और इसका रीज़न आपको बहुत अच्छे से पता है, अगर आपने पहले लेक्चर्स ले रखे हैं कि हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तभी वो अल्कली मेटल तो नहीं हो सकता, वो मेटल ही नहीं है तो अल्कली मेटल कैसे हुआ, ठीक है। तो हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, तो अल्कली मेटल्स की फैमिली शुरू होती है लिथियम से फ्रांसीसियम तक। तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स शामिल हैं पीरियोडिक टेबल में, सिवाय एक एलिमेंट के, सिवाय हाइड्रोजन के। समझ में आ गया? आप अपनी बुक पर भी देख सकते हैं कि अल्कली मेटल लिखा हुआ है, आगे ब्रैकेट में उनके नाम लिखे हुए हैं, तो वो स्टार्ट लिथियम से होते हैं, हाइड्रोजन वहाँ पर नहीं लिखा हुआ। अगर आप नोटिस करें तो आपको ज़रूर पता लगेगा वहाँ पे कि अल्कली मेटल्स के आगे ब्रैकेट्स में जो नाम लिखे हैं वहाँ पर हाइड्रोजन नहीं लिखा हुआ। अच्छा बच्चों, अल्कली मेटल्स के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। प्रूव करके दिखाती। तो बच्चों, इसको प्रूव करेंगे इसके बोहर डायग्राम के जरिए से कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोहर डायग्राम बताएगा। वैसे यहाँ से भी पता लग जाता है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट हैं, तो जाहिर है इनके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होने वाला है, क्योंकि ग्रुप 1 के एलिमेंट है। इनके वैलेंस शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम का। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। तो अगर आप सोडियम का बोहर डायग्राम ड्रा करो, कुछ इस तरह से होता है। सेंटर में न्यूक्लियस होता है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है। तो इस फर्स्ट शेल को हम बोलते हैं, ये फर्स्ट शेल है, इसको बोलते हैं के शेल। ये सेकंड शेल है, इसको बोलते हैं एल शेल। और एक और शेल बना दें तो वो कौन होगा? एम शेल, ठीक है। तो सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाहर के शेल, फिर एल शेल, फिर एम शेल, ठीक है। ये बोहर डायग्राम है। तो इससे हम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। सो अगला आपका चैप्टर आएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ पे आप बहुत डिटेल में पढ़ोगे इसको। तो अभी बस थोड़ा सा कंसेप्ट दे देती कि सोडियम का बोहर डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। एटॉमिक नंबर 11 है। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए जा सकते हैं। के में 2 ही क्यों फिल होते हैं, ये एक फार्मूला है। एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में बताऊंगी। तो के में सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एल में 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। सो 2, 2, 4, 2, 8, ठीक है बच्चों। के में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं? 2। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते हैं। तो अभी 10 इलेक्ट्रॉन भरने हुए हैं, अभी भी 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। तो चूंकि एल में सिर्फ 8 ही इलेक्ट्रॉन्स भरे जा सकते थे जो हम भर चुके हैं, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा? ऑब्वियसली नेक्स्ट शेल एम शेल में जाएगा। तो ये एम शेल में अगला इलेक्ट्रॉन आ जाता है।
तो बच्चों K में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन और M शेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन आया है। तो इस तरह से 11 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। तो अगर आपसे कोई सवाल करे कि बताओ सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वैलेंस शेल बोलते हैं आखिरी शेल को। तो यहाँ पे वैलेंस शेल कौन है? आप बोलोगे मैम M शेल है। तो M शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1। तो बच्चों सोडियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसी तरह किसी भी अल्कली मेटल का आप ड्रा करते हो अगर बोहर डायग्राम, तो आपको वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन दिखेगा, ठीक है। सो दे हैव 1 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। आगे बच्चों चौथा पॉइंट है इनके मेल्टिंग पॉइंट पे। मेल्टिंग पॉइंट, तो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट होता है? मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। और इनकी डेंसिटी वो भी होती है लो, इनकी लो डेंसिटी होती है। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आयनाइजेशन एनर्जी का। आयनाइजेशन एनर्जी का, अच्छा आयनाइजेशन एनर्जी होती क्या है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए। आगे आयनाइजेशन एनर्जी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ठीक है। पर फिलहाल के लिए यहाँ पे आपकी बुक में लिखा हुआ कि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। पर सवाल है क्यों अल्कली मेटल्स का आयनाइजेशन एनर्जी लो होता है? तो ज़रा समझो, आयनाइजेशन एनर्जी उस एनर्जी को बोलते हैं जो हमें चाहिए होता है वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए हमें जितना एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। समझो ज़रा गौर से। ये था बच्चों सोडियम का बोहर डायग्राम, और सोडियम के वैलेंस शेल में ये वाला इलेक्ट्रॉन था, ये वाला, राइट। तो मैं क्या बोल रही कि इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करने के लिए, बाहर ले जाने के लिए, यहाँ से बाहर ले जाने के लिए, इस आखिरी इलेक्ट्रॉन को यहाँ से बाहर ले जाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं, उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। अच्छा बच्चों सोडियम का एग्जांपल ले लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? बताओ, शाबाश। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं लिया तो वो लें, ठीक है। सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? ज़रूरी नहीं है मेरा ही लें, किसी का भी आप ले सकते हो, ठीक है। बस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से आप नियरेस्ट नोबल गैस फाइंड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट का, ठीक है। तो सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? तो आप बोलोगे मैम सोडियम 11 है, एटॉमिक नंबर सोडियम का 11 है, तो सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन है, नियॉन 10, ठीक है। सोडियम 11 का नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन 10। तो मुझे बताओ सोडियम 11 नियॉन 10 की तरह कैसे बन सकता है? आप बोलोगे मैम सिंपल, अगर सोडियम 11 एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, तो सोडियम 11 नियॉन 10 की तरह स्टेबल बन जाएगा। कैसे बच्चों? कि सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 11, और सोडियम का नियरेस्ट स्टेबल नोबल गैस कौन है? नियॉन 10। आपको पता नेचर में हर एलिमेंट का कोशिश होता है कि वो स्टेबल बन पाए, तो सोडियम का भी कोशिश है कि वो स्टेबल बन पाए नियॉन की तरह। तो सोडियम नियॉन की तरह कैसे बन सकता है? बोलो मैम इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, अगर सिंपल एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो सोडियम भी नियॉन 10 की तरह बन जाएगा। तो मतलब सोडियम स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। आपको समझ आ रही है बात? सोडियम स्टेबल होने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है। अब तुम सोचो कि बाहर से कोई चोर आता है और वो इस इलेक्ट्रॉन को, कोई चोर आता है, चोर बना लेते, सो ये कोई चोर आया है, सो ये चोर जो है ये इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जाना चाहता है। अब मुझे बताओ उसको यहाँ पे कम एनर्जी देना पड़ेगी या ज़्यादा? शाबाश, सोच के। कोई चोर है, उसको यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन लेके जाना है बाहर, क्या उसको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या कम? अब बोलोगे मैम कम लगानी पड़ेगी। क्यों कम लगानी पड़ेगी? क्योंकि देखो सोडियम, ये सोडियम है, ये सोडियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। सोडियम खुद चाह रहा कि स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाले। तो बाहर से अगर कोई चोर आता है और वो भी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है तो उसको ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी पड़ेगी, उसके लिए बहुत आसान होगा इलेक्ट्रॉन को ले जाना। बहुत थोड़ी सी एनर्जी दे के वो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी चोर को चाहिए वो आयोनाइजेशन एनर्जी है। वो क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो अल्कली मेटल चूँकि पहले से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, तो अल्कली मेटल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए होती है। तो तभी बोला जाता कि अल्कली मेटल्स हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी, दे हैव लो आयोनाइजेशन एनर्जी। अगला बच्चों लास्ट पॉइंट है मोस्ट इंपॉर्टेंट, दे आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे भाई कि बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल कौन है, तो आप बोलो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल अल्कली मेटल्स हैं। और अगर क्वेश्चन करें कि अल्कली मेटल्स क्यों सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हैं, देखो ज़रा समझो बच्चों,
अल्कली मेटल्स को बनना है स्टेबल, और अल्कली मेटल स्टेबिलिटी से सिर्फ एक स्टेप की दूरी पे है। जितने भी एलिमेंट्स को आप ले लो, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो सोडियम स्टेबल कैसे बन सकता, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे, ठीक है, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दे। अब बाकी के जितने भी मेटल्स देखोगे, अगर उनको स्टेबल बनना है ना, उनको बहुत इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़ते हैं, जैसे 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो मतलब उनको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ते हैं। बाकी मेटल्स को स्टेबल होने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़ते हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ा है। कितने इलेक्ट्रॉन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। आप देख सकते हो सोडियम को, ठीक है। अल्कली मेटल्स को स्टेबल होने के लिए सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ता है। तो मुझे बताएं चीज़ें रिएक्ट क्यों करती हैं स्टेबल होने के लिए। तो बताओ, अगर किसी को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और किसी को 5 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने हैं, जल्दी कौन रिएक्ट करेगा। अब बोलोगे मैम जिसको एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है ऑब्वियसली वो जल्दी जल्दी रिएक्ट कर पाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को देने में बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन अगर किसी को 5 इलेक्ट्रॉन देने हैं तो उसको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो तभी बोला जाता है अल्कली मेटल्स बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट करती हैं। जल्दी क्यों रिएक्ट करती हैं, क्योंकि फटाफट से एक इलेक्ट्रॉन दे देंगी और स्टेबल बन जाएंगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनको सिर्फ देना है और एक इलेक्ट्रॉन देना काफ़ी आसान काम है। तो ये फटाफट से जल्दी जल्दी से इलेक्ट्रॉन दे देते हैं और बहुत जल्दी जल्दी रिएक्ट कर लेते हैं। तभी बोला जाता पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स कौन हैं, तो वो अल्कली मेटल्स हैं, ग्रुप 1 के मेटल्स हैं। आई होप समझ में आ गया। टेबल की दूसरी फैमिली है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोला जाता है। तो देखा गया कि जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है, हमारी अर्थ का क्रस्ट है, क्रस्ट ऊपर वाली लेयर को बोलते हैं। सो जो हमारी अर्थ का क्रस्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं ये वाले एलिमेंट्स, ये वाले मेटल्स, ठीक है। हमारी अर्थ का जो क्रस्ट है वो तकरीबन पूरा ही इन मेटल से मिलकर बना हुआ है, तभी ये मेटल्स के मिल के अर्थ के क्रस्ट को बनाते हैं, तभी इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है। समझ में आ गया बच्चों, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों बोला, क्योंकि ये हमारी अर्थ का क्रस्ट बनाते हैं, तभी इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल बोला गया। सो as these elements make our earth crust, so they are called alkaline earth metals। अच्छा, जो पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है, कौन सा, पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड ग्रुप है उसके एलिमेंट्स को बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये दरअसल कौन से एलिमेंट्स हैं। सो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा जो पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट ग्रुप है वो है अल्कली मेटल्स, और जो पीरियोडिक टेबल का सेकंड ग्रुप है वो क्या है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। सो ग्रुप 2 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स को क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा बच्चों, सो अगर आप इन एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप को याद करना चाहते हैं, ट्रिक भी बताती हूँ, पहले एलिमेंट्स लिखवा दूँ। सो ट्रिक ये है, आपको याद करनी है एक लाइन, बेगम का सर बड़ा। ये बच्चों याद कर लो, बहुत फ़ायदे की चीज़ है, आगे जाके बड़ी काम आने वाली है। सो बेगम का सर बड़ा, रोज़ रोज़ ट्रिक नहीं बताऊंगी मैं। सो बेगम का सर बड़ा, सो BE बेगम के लिए, बे के लिए BE, ठीक है, बे के लिए BE, गम आपको यहाँ पे उल्टा लिखना है। गम वैसे GM लिखना चाहिए, पर यहाँ पे मैग्नीशियम है तो हम उसको MG लिखते हैं, ठीक है। बेगम, तो गम जो है ना उसको आपने उल्टा करके लिखना है, ठीक है बच्चों। बेगम, सो बेगम मतलब बी, गम को आपने उल्टा लिखना है, यानी M पहले और G बाद में। सो मैग्नीशियम का, बेगम का सर बड़ा, ठीक है। तो का की जगह हम लिखते हैं कैल्शियम, ठीक है। सर बड़ा, सर तो इसकी जगह लिखने होता है SR स्ट्रोंटियम, और बड़ा तो तो इसकी जगह लिखने होता है बेरियम, और बड़ा जो है ना इसकी जगह लिखने होता है रेडियम। बात समझ आ गई कैसे बच्चों, बेगम का सर बड़ा, सो BE गम, MG का
Ca सर, Sr बड़ा, Ba और डा मतलब रेडियम। समझ में आ गया। सो ये एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 के और ये सब के सब कौन है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अच्छा बच्चों, इन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के बारे में अगली बात ये है कि इन सब के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एक तो ट्रिक ये है चूँकि ये पीरियोडिक टेबल के सेकंड ग्रुप में है तो इनके वैलेंस शेल में ऑब्वियसली 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। सो आपको पता ग्रुप नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बताता है, ठीक है। सो एज दे आर इन, तो इनके वैलेंस शेल में दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स, दे हैव कितने इलेक्ट्रॉन्स? 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल, दे हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल। अच्छा बच्चों, सो इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सेम कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं बोहर डायग्राम ड्रा करके किसी भी अल्कलाइन अर्थ मेटल का। सो मैग्नीशियम एक अल्कलाइन अर्थ मेटल है। मैं मैग्नीशियम का बोहर डायग्राम ड्रा करती हूँ। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। तो बोहर डायग्राम इसका कुछ ऐसे होता है। सेंटर में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल है के शेल, ये सेकेंड शेल है एल शेल और ये थर्ड शेल है एम शेल। ठीक है बच्चों, फिर से पहला शेल के, दूसरा शेल एल, तीसरा शेल एम। अभी हमें यहाँ पे टोटल 12 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं। हमें पता के शेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, एल शेल में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। फिल करते जाओ शाबाश। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये बहुत छोटी क्लासेस में 9th क्लास में हम पढ़ के आए हैं। सो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, के में, एल में 8 इलेक्ट्रॉन। अब 10 हो गए हैं, 2 और यहाँ पे 8, 10 हो गए। सो बाकी के कितने इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं? आप बोलोगे मैम 10 हो गए हैं तो ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। सो 1 इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, तो ये 12 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए हैं। अभी मैं आपसे पूछूं कि बताएं मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आप बोलोगे मैम सिंपल बहुत डायग्राम बता रही है कि वैलेंस शेल यहाँ पर कौन है? एम शेल। ठीक है, वैलेंस शेल यहाँ पर कौन है? एम शेल। और एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो जो भी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, जब भी आप उनका बोहर डायग्राम ड्रा करते हो तो उन सब के वैलेंस शेल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे। उन सब के वैलेंस शेल में आपको 2 ही इलेक्ट्रॉन्स दिखने वाले हैं। अच्छा बच्चों, तो आपको बात समझ आ गई कि जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। और क्यों? क्योंकि हमारी अर्थ के क्रस्ट का ज़्यादातर हिस्सा यही एलिमेंट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर हमने बात की इनकी ऑक्सीडेशन की, तो पता लगा दे आर इजीली ऑक्सीडाइज्ड, क्योंकि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देते हैं तो ये जल्दी जल्दी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। रिएक्टिविटी की बात की तो पता लगा ये भी बहुत रिएक्टिव हैं, लेकिन अल्कली मेटल्स के मुकाबले में थोड़े से कम हैं, क्योंकि अल्कली को 1 इलेक्ट्रॉन देना है, जल्दी जल्दी दे देगा, लेकिन इनको 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, थोड़ा सा वक्त लगेगा। फिर बात की इनके मेल्टिंग पॉइंट की, थोड़ा हाई होता है। और डेंसिटी की बात की तो ये थोड़े से हार्डर होते हैं। और ये मेटालिक सॉलिड्स हैं, ये हैं तो मेटल्स ही, आपको पता लग रहा मेटल्स हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में ज़्यादातर एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि थोड़े डेंस है ना, हार्ड हैं, तो ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। और कहा जाता है कि इनकी थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी बहुत हाई होती है। थर्मल कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब है ये बहुत जल्दी हीट को अपने अंदर से गुजरने देते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब है बहुत जल्दी से अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। थर्मल मतलब बहुत जल्दी से अपने अंदर से हीट को गुजरने देते हैं, और इलेक्ट्रिकल का मतलब बहुत जल्दी से अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देते हैं। तो मैंने क्या बताया कि जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं ये ज़्यादातर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि इनकी डेंसिटी ज़्यादा है। तो आपको पता जो डेंस चीज़ें होती हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा ज़्यादा ही होता है। सो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है, और ये थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं, यानी ये अपने अंदर से हीट को भी गुजरने देते हैं आसानी से, और इलेक्ट्रिसिटी को भी गुजरने देते हैं। अच्छा बच्चों, जो पीरियोडिक टेबल में तीसरी फैमिली पाई जाती है एलिमेंट्स की, वो है ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तीसरी फैमिली कौन है? ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स। सो जब आप मेटल से नॉन मेटल की तरफ मूव करते हो तो दरमियान में जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनको ट्रांजिशन मेटल्स बोला जाता है। असल में पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरह का दिखता है, आपको पता, ठीक है। और यहाँ पीरियोडिक टेबल के एंड में अलग से 2 सीरीज भी पाए जाते हैं। फिर से बच्चों, जो यहाँ पे हैं मेटल्स हैं, यहाँ पे जो हैं नॉन मेटल्स हैं। यहाँ दरमियान में क्या पाए जाते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, मिडल में क्या है? ट्रांजिशन मेटल्स।
ठीक है, समझ में आया। पीरियोडिक टेबल में ट्रांजिशन मेटल्स का क्या लोकेशन है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो होता यूँ है लाइक इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल हेयर लाइक 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो उनका ब्लॉक अगर आप फाइंड करो पता लगेगा, मिडल में डी ब्लॉक के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। सो मिडल में पाए जाने वाले 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़, ठीक है, 4 डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सीरीज़, और ये जो पीरियोडिक टेबल के एंड पे आपको दिखते हैं 2 सीरीज़, ठीक है। पहले को बोला जाता है लेंथेनाइड सीरीज़ और दूसरी को बोला जाता है एक्टिनाइड सीरीज़, ठीक है। और अगर आप इनका ब्लॉक देखो तो ये दोनों ही एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। किसके? एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये भी एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। बात समझ आ गई? फिर से बच्चों, सो ट्रांजिशन मेटल्स क्या हैं कि पीरियोडिक टेबल के मिडल में 4 डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज़ और पीरियोडिक टेबल के एंड पर पाए जाने वाले 2 सीरीज़ लेंथेनाइड सीरीज़ और एक्टिनाइड सीरीज़, ये सब बिलोंग करते हैं ट्रांजिशन मेटल से। यहाँ से आपको एक अंदाज़ा हो गया होगा कि पीरियोडिक टेबल में जो सबसे बड़ा फैमिली है वो ट्रांजिशन मेटल्स का है। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। सो ट्रांजिशन मेटल्स दे मेक द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल, दे मेक द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और इस लार्जेस्ट फैमिली में कौन कौन शामिल है? पीरियोडिक टेबल के मिडल वाले एलिमेंट्स, ठीक है, जिनमें कौन कौन आता है? 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 4 सीरीज ऑफ, मेरे पीछे बोलो, 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड ऑल्सो 2 सीरीज विच आर प्रेजेंट लाइक एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल के आखिर में मौजूद हैं, एंड पे मौजूद हैं। जो 2 रोज मौजूद हैं, ये पहली रो है, ठीक है, और ये दूसरी रो है, जो जिनके नाम है लेंथेनाइड सीरीज, एक्टिनाइड सीरीज, और जो एक्चुअल में एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो क्या हैं? ट्रांजिशन मेटल्स की फैमिली में आते हैं। सो पीरियोडिक टेबल के मिडल में पाए जाने वाले 4 डी ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज और पीरियोडिक टेबल के एंड पर पाए जाने वाले 2 एफ ब्लॉक एलिमेंट के सीरीज लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज, ये सब के सब आते हैं किसमें? शाबाश, ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है। यही वजह है कि ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द पीरियोडिक टेबल। चलिए फिर लिख लेते हैं। सो ट्रांजिशन मेटल्स दे मेक द लार्जेस्ट फैमिली ऑफ द शाबाश पीरियोडिक टेबल, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल का लार्जेस्ट फैमिली बनाते हैं? तो बोलोगे मैम ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। और इनमें कौन कौन शामिल है? सो दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है, 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? ठीक है, दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। कितने सीरीज डी ब्लॉक एलिमेंट्स के? 4 सीरीज। दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ पर पाए जाते हैं? इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इन द मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल, मिडल ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सो जो पीरियोडिक टेबल के दरमियान में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मिडल वाले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं एक्चुअली। सो सिर्फ ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स नहीं, बल्कि जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे पाए जाते हैं 2 रोज एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, वो भी ट्रांजिशन मेटल्स ही हैं, ठीक है। लेंथेनाइड सीरीज और एक्टिनाइड सीरीज जो पीरियोडिक टेबल के बॉटम पे रखे हुए हैं अलग से, वो भी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? ट्रांजिशन मेटल से। सो दे इंक्लूड 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड 2 सीरीज are 2 rows present at the end of periodic table, present at the end, or you can say present at the bottom of periodic table, ठीक है, जिनका नाम क्या है? So they include 4 series of D block elements which are present in the middle of the periodic table and 2 series प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जिनके नाम क्या हैं? लेंथेनाइड सीरीज, ठीक है, लेंथेनाइड सीरीज एंड एक्टिनाइड सीरीज। और अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज का ब्लॉक क्या है, तो बच्चों कौन सा है इनका ब्लॉक? लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज, ये दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। सो
4 सीरीज़ हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स के और 2 सीरीज़ हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के, जो मिलके क्या बनाते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स का फैमिली। सो इनकी अगली प्रॉपर्टी है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो इनका भी मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। और अगली है दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी। और एक और भी प्रॉपर्टी है दे हैव हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो बच्चों बहुत हाई थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का क्या मतलब है कि बहुत अच्छे से अपने अंदर से हीट को भी गुजरने देते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब हीट को अपने अंदर से अच्छे से गुजरने देते हैं, और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब लाइक इलेक्ट्रिसिटी को भी अपने अंदर से गुजरने देते हैं। सो इनका हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी है और हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी है। सो इनकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, समझने वाली, एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों कौन सी वो फैमिली है पीरियोडिक टेबल की जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाती है। तो वो ट्रांजिशन मेटल्स हैं। क्यों दिखाते हैं समझते हैं। दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का क्या मतलब है। अच्छा बच्चों, आपको ये पीरियोडिक टेबल पता, ठीक है, और मैंने क्या बोला कि पीरियोडिक टेबल के मिडल वाले एलिमेंट्स आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, मिडल वाले, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप होता है, ये ग्रुप 1 ये अल्कली मेटल्स का है, हमने भी पढ़ा। ये ग्रुप 2 होता अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का। इसी तरह से यहाँ पे लाइक नीचे यहाँ पे ग्रुप 3 होता, ग्रुप 4 होता, ग्रुप 5 होता। सो इस तरह के बहुत से ग्रुप्स हैं, एक 3 4 5 6 7, तो इस तरह आगे जाते जाएंगे। तो ये जो मिडिल में ग्रुप्स आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब किस में आते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स में। तो समझो ज़रा, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 3 का है वो ट्रांजिशन मेटल है, अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 4 का है वो भी ट्रांजिशन मेटल है, ग्रुप 5 का है वो भी ट्रांजिशन मेटल है। सो अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 3 का है तो उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो आप बोलोगे मैम 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, तभी तो ग्रुप 3 में रखा हुआ है। सो ग्रुप 4 का है तो उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर ग्रुप 3 के एलिमेंट को स्टेबल होना है तो उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेंगे, तो आप बोलोगे मैम उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेंगे ग्रुप 3 के एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए। तो 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ेंगे तो उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। समझ में आया बच्चों। सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है समझते हैं। सो जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा कि सोडियम सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सोडियम का नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन 10 होता है। सो सोडियम को अपने नियरेस्ट नोबल गैस की तरह बनने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ता है, ठीक है। पढ़ रखा हमने, ये जब अल्कली मेटल समझे थे तब पढ़ा, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, आप बोलोगे +1, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है सोडियम का। यानी इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या गेन करने से जो भी चार्ज आता है किसी भी एटम पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को लूज करने से या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करने से जो चार्ज आता है उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है, उसको ऑक्सीडेशन स्टेट बोला जाता है। जैसे बच्चों ग्रुप 2 का एलिमेंट ले लेते हैं, मैग्नीशियम पढ़ा था। सो मैग्नीशियम जो है एटॉमिक नंबर 12 था, नियॉन 10 की तरह बनने के लिए मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़े थे, ठीक है। मैग्नीशियम 12 को नियॉन 10 की तरह बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़े थे। तो जब मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो मैग्नीशियम पे चार्ज आ जाता है 2 पॉजिटिव। तो ये 2 पॉजिटिव क्या है, मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट है। क्या है, ऑक्सीडेशन स्टेट है। समझ में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता। अब ज़रा समझो कि ट्रांजिशन मेटल्स कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। कैसे बच्चों ट्रांजिशन मेटल्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के अंदर बहुत से ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लाइक डिफरेंट ग्रुप्स के, ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही ग्रुप है, बहुत से ग्रुप्स के। लाइक मिडल में जितने भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं सब के सब आते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं लेकिन ज़्यादातर मैक्सिमम ट्रांजिशन मेटल्स में आते हैं। सो ग्रुप 3 के एलिमेंट्स भी आते हैं, ग्रुप 4 के भी, ग्रुप 5 के भी, 6 के भी, 7 के भी, ऐसे। तो चूँकि अब अगर ग्रुप 3 का एलिमेंट है तो उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना पड़ते होंगे, ठीक है। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़ते होंगे, 3। सपोज कर लेते हैं कोई एटम ए है, ठीक है, और वो ग्रुप 3 का है और उसको स्टेबल होने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़े हैं, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, 3 पॉजिटिव।
है तो ये ट्रांजिशन मेटल ही। इसी तरह बच्चों अगर कोई एलिमेंट ग्रुप 4 का ले लेते, ठीक है, ग्रुप 4 का ले लेते तो उसको उसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और चूँकि वो मेटल है तो उसको स्टेबल होने के लिए उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करना पड़ना होगा। सपोज कर लेते हैं कोई एटम बी है और वो इस चौथे ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है, चौथे ग्रुप से, और उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करने पड़े हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? तो बोलोगे मैम 4 पॉजिटिव, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर रहा, जितने लूज़ करो उतना पॉजिटिव चार्ज आता ना। तो जो यहाँ पे ग्रुप 4 का एलिमेंट है, जैसे मैंने बी लिया है, कोई भी एलिमेंट जनरल सा, ठीक है, तो उसको स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना पड़े हैं, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? 4+, ठीक है, 3 का था तो 3+, 4 का है तो 4+। तो अब है तो ये दोनों ही ट्रांजिशन मेटल। इसी तरह से बच्चों अगर 5 की बात करो +5 हो सकता, 6 की करो +6 हो सकता। सो कहने का मकसद ये है कि जो कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं, चूँकि उनमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के एलिमेंट्स आ रहे हैं और हर ग्रुप का एलिमेंट अपनी अपनी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा रहा है, इसी वजह से इनको बोला जाता है कि दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वो वेरी करती हुई मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स मुख्तलिफ तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं। कोई पूछे क्यों, तो बोलो सिंपल कि उसमें चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप्स के एलिमेंट्स शामिल हैं तो हर ग्रुप का एलिमेंट अपने ग्रुप के मुताबिक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है। चूँकि इनमें मुख्तलिफ ग्रुप्स के एलिमेंट्स शामिल हैं इसीलिए ये मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, यानी कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट सेम बात है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो इसीलिए ये वेरिएबल मतलब मुख्तलिफ ऑक्सीडेशन स्टेट से दिखाते हैं। बात समझ आ गई, क्योंकि इनमें बहुत से ग्रुप्स के एलिमेंट्स शामिल हैं। तो बच्चों चूँकि ये डिफरेंट ग्रुप्स से बिलोंग करते हैं, डिफरेंट ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, तो तभी ना ये डिफरेंट स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ भी दिखाते हैं। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड करती हैं कलर्स को, ठीक है। तो देखा गया जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं इनके बड़े डिफरेंट कलर्स के आपको कंपाउंड्स दिखेंगे, ठीक है। डिफरेंट कलर्स के ये ट्रांजिशन मेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कलर्ड क्यों दिखते हैं? दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स, किस वजह से? क्योंकि जाहिर है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है, उसकी बेस पे वेरिएबल स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज़ हैं, सो मुख्तलिफ कलर्स ये दिखाते हैं, ठीक है। तो दे फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। तो बहुत फेमस, कोई पूछे कलर्स में कौन फेमस है तो बता दो भाई ट्रांजिशन मेटल्स। पीरियोडिक टेबल की सबसे बड़ी फैमिली कौन है? बता दो भाई ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। तो ये बड़ी फैमिली बनाता कौन कौन है? तो 4 डी ब्लॉक के सीरीज़, ठीक है, जो मिडल में है, और 2 पीरियोडिक टेबल के एंड पे सीरीज़ हैं, ठीक है, लेंथेनाइट सीरीज़ और एक्टिनाइट सीरीज़। तो ये जो 6 हैं ये सब मिल के ट्रांजिशन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। और यही कि चूँकि मुख्तलिफ ग्रुप के एलिमेंट्स इनके अंदर शामिल हैं इसलिए ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिखाते हैं और ये कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। सो ये क्या बनाते हैं? कलर्ड कंपाउंड्स। सो कलर्ड का वर्ड जो है ना ये आपने इनके लिए रखना है याद, ट्रांजिशन मेटल्स के लिए। सो ट्रांजिशन मेटल्स जो आपकी बुक में दिए हुए हैं उनको याद करने का तरीका बता रही हूँ, ठीक है। सो ट्रिक क्या है? ट्रिक क्या है? शक्ति विकर में फिर कोनी, पंजाबी का है, शक्ति विकर में फिर कोनी, आगे बोल दो कज़न, ठीक है। शक्ति यहाँ पे बेशक कब कॉमन डाल दो। सो शक्ति विकर में फिर कोनी कज़न, शक्ति विकर में फिर कोनी कज़न, ठीक है बच्चों। सो शक्ति मतलब शक, सो शक के लिए SC, तो ती के लिए SC स्कैंडियम को बोलते हैं, ती के लिए TI टाइटेनियम, वी बोलते हैं वेनेडियम को, कर बोलते हैं CR क्रोमियम को, में बोलते हैं मैंगनीज को, फिर बोलते हैं फेरस को, Fe, कोनी को बोलते हैं CO कोबाल्ट को, नी बोलते हैं निकल को, और आगे कज़न, तो कज़न के लिए कज़न तो बच्चों कज़न के लिए कापर जिंक, ठीक है, कज़न के लिए कापर और जिन के लिए जिंक, तो एंड में आएगा कापर जिंक। तो ये दोनों मिलके कज़न बनाते हैं, ठीक है बच्चों। फिर से एक दफ़ा ये आपकी बुक में ट्रांजिशन मेटल्स जहाँ पे लिखा हुआ आगे ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ये ट्रांजिशन मेटल्स, तो वही मैं आपको बता रही। स्कैंडियम शक्ति विकार में फिर कोनी, तो शक मतलब स्कैंडियम, ती मतलब टाइटेनियम, वी मतलब वेनेडियम, कर मतलब क्रोमियम, में मतलब मैंगनीज,
फिर मतलब फेरस, को मतलब कोबाल्ट, नी मतलब निकल, कजन मतलब कॉपर और जन मतलब जिंक। ठीक है, कॉपर जिंक याद कर लें इसको। अच्छा बच्चों, सो पीरियोडिक टेबल का अगला फैमिली है चाल्कोजिन्स। चाल्कोजिन्स, सो चाल्कोजिन्स जो है, चाल्कोजिन्स, सो चाल्कोजिन्स इनको क्यों बोलते हैं? चाल्को असल में जो चाल्को है ना, क्या मैंने बोला? चाल्को। सो चाल्को एक ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज का, इसका मतलब होता है कापर। तो जब कापर डिस्कवर हुआ था ना, तो उसको एक ग्रीक वर्ड था जिस पर कॉपर का नाम रखा गया था शुरू में। ठीक है, फिर बाद में इसको ट्रांसलेट किया गया था। खैर, तो जो चाल्कोजिन्स है ये असल में चाल्कोस से निकला है, चाल्को से, जिसका मतलब होता है कापर। ठीक है, तो इस फैमिली को चाल्को मतलब कापर और जिन्स मतलब जनरेट करने वाले यानी पैदा करने वाले, जनरेट करने वाले यानी पैदा करने वाले। तो ये चूंकि जनरेट यानी पैदा करने वाले। फिर से एक दफ़ा बच्चों, सो चाल्को जिन का क्या मतलब है? चाल्को मतलब कापर, जिन मतलब पैदा करने वाले। तो ये वाली जो फैमिली है, ये चूंकि कापर के कंपाउंड्स पैदा करते हैं तभी इनको चाल्को जिन्स बोला जाता है। ये वाली जो फैमिली है, ये चूंकि कापर के कंपाउंड्स पैदा करते हैं तभी इनको चाल्को जिन्स बोला जाता है। सो इसमें एलिमेंट्स आते हैं ओ सी ते पो, ओस सी ते पो, ओ सी ते पो, ये आपकी बुक में लिखे हुए ओ सी ते पो। तो बच्चों सबसे पहले आता है ओ, सो ओ का स्टैंड करता है ऑक्सीजन के लिए, फिर है सीन, सीन स्टैंड करता है सल्फर के लिए, फिर है सी, ऐसे ही है सी, तो सी स्टैंड करता है सिलिकॉन के लिए, ते स्टैंड करता है टेलेरियम के लिए, और पो स्टैंड करता है पोलोनियम के लिए, पीओ पोलोनियम, पीओ पोलोनियम। फिर से बच्चों, सो ट्रिक क्या है? ओ सी ते पो से, यहाँ पे ओ ऑक्सीजन, स सल्फर, सी सिलिकॉन, ते टेलेरियम, पो पोलोनियम। तो इसमें जो ये पहले दो हैं ये मेटल्स हैं, ये हमने पढ़ रखा है पहले, आई थिंक लेक्चर नंबर 2 था हमारा। सो पहले दो हैं वो मेटल्स हैं, और ये जो बाकी के 3 एलिमेंट्स हैं ये कौन है? मेटलाइड्स। उस वक्त बहुत अच्छे से समझाया था। ठीक है, अभी वही बात देखें यहाँ पे यूज़ हो रही है। सो ओस, तो ये बोलते हैं मेटल्स को। सो सीतेपो, ये क्या है? मेटलाइड्स हैं। सिलिकॉन, टेलेरियम, पोलोनियम, ये तीनों मेटलाइड्स हैं। सो ये वाली जो फैमिली है, ठीक है, ये मिलके बनाते हैं चाल्कोजिन्स। ठीक है, ये बनाते हैं चाल्कोजिन्स। अच्छा बच्चों, इनको क्यों बोला जाता है चाल्कोजिन्स, यानी कॉपर के कंपाउंड्स पैदा करने वाले? तो ये जो कॉपर के कंपाउंड्स हैं ना, जितने भी कॉपर के कंपाउंड्स देखे गए उनमें देखा गया कि वो ऑक्सीजन की वजह से बने हुए हैं या फिर वो सल्फर की वजह से बने हुए हैं। यानी कॉपर के या तो हमें ऑक्साइड्स मिले, कॉपर के या तो हमें ऑक्सीजन से मिलके यानी ऑक्साइड्स मिले, या फिर हमें कॉपर के सल्फाइड्स मिले। ठीक है, तो देखा गया कि जो ये वाली फैमिली है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वो चूँकि कॉपर के कंपाउंड्स बनाते हैं, कॉपर के ऑक्साइड्स बनाते हैं या फिर कॉपर के सल्फाइड्स बनाते हैं, तभी इस फैमिली को बोला जाता है चाल्कोजिन्स। ठीक है, कॉपर के जितने भी ओर्स हैं, कॉपर के जितने भी कंपाउंड्स हैं, वो ऑक्साइड की फॉर्म में मिलते हैं या फिर सल्फाइड की फॉर्म में मिलते हैं। तो इसीलिए ये जो ऑक्साइड और सल्फाइड वाला ग्रुप है, ठीक है, इसको बोला जाता है चाल्कोजिन्स। ठीक है, यानी कॉपर बनाने वाली फैमिली, कॉपर के ओर्स बनाने वाली, कॉपर के कंपाउंड्स बनाने वाली फैमिली। सो पीरियोडिक टेबल में कहाँ पर पाए जाते हैं? सो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिकॉन आपको ग्रुप 16 में दिखेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि कहाँ पे ये प्रेजेंट हैं? ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, हैलोजन से पहले। सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड चाल्कोजिन्स। समझ में आ गया बच्चों? ग्रुप 16 के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? चाल्कोजिन्स। तो ग्रुप 16 के बाद बारी आती है ग्रुप 17 के एलिमेंट्स की। ग्रुप 17 के एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं हैलोजन फैमिली से। ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हैं? हैलोजन फैमिली से। तो चलिए लिख लेते हैं। सो नेक्स्ट फैमिली है हमारे पास हैलोजिन्स। हैलोजिन्स, ठीक है बच्चों। और कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स हैलोजन फैमिली बनाते हैं? एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 17 हैं। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप
17, ठीक है, ग्रुप नंबर 17 ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक हो गया बच्चों। सो पता लगा कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे है। हमें पता पीरियोडिक टेबल में टोटल 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। सो ग्रुप नंबर 17 क्या है, हेलोजिन्स का है, ठीक है। ग्रुप नंबर 17 हेलोजिन्स का है। सो बच्चों क्वेश्चन आता कि इनको आखिर हेलोजिन्स क्यों बोला जाता है। तो हेलोजिन दरअसल दो वर्ड से मिलकर बना, हेलो से और जिन्स से, हेलो से और जिन्स से। सो ये जो हेलो है, हेलो का मतलब होता है साल्ट, ठीक है, हेलो का मतलब होता है साल्ट। और जिन्स कहते हैं जनरेट करने को यानी बनाने को, जिन्स कहते हैं जनरेट करने को यानी पैदा करने को, बनाने को, ठीक है। सो इनको हेलोजिन्स इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ, हेलोजिन्स क्या करते हैं, अल्कली मेटल्स के साथ और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट्स जनरेट करते हैं। चूँकि ये साल्ट्स जनरेट करते हैं किसके साथ रिएक्ट करके, फिर से बच्चों हेलोजिन्स को हेलोजिन क्यों बोला जाता है, हेलो का मतलब साल्ट और जिन्स का मतलब जनरेट करने वाले, बनाने वाले, ठीक है। तो चूँकि ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये जब भी रिएक्ट करते हैं अल्कली मेटल्स के साथ या फिर रिएक्ट करते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ, तो ये साल्ट्स बनाते हैं, ठीक है। क्या बनाते हैं, साल्ट्स बनाते हैं, तभी इनको हेलोजिन्स बोला जाता है, यानी साल्ट्स जनरेट करने वाले। ये एक रिएक्शन बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है, वैसे ही अंडरस्टैंडिंग के लिए बच्चों। तो होता यूँ है कि 2 सोडियम ले लें, ठीक है। सोडियम आपको पता अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 का एलिमेंट है। सो 2 सोडियम मेटल और इसी तरह क्लोरीन का मालिक्यूल, ठीक है, Cl2 की फॉर्म में क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, एक हेलोजिन है। सो ये क्या है, अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल। और इसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, क्लोरीन के साथ, जो कि क्या है, एक हेलोजिन है। और बदले में क्या बनता है, देखा गया 2NaCl, 2 सोडियम क्लोराइड बनते हैं। हमें पता सोडियम क्लोराइड फार्मूला है साल्ट का, ठीक है, कॉमन साल्ट, जो अभी हम खाने वगैरह में इस्तेमाल करते हैं ना, जितनी भी नमकीन चीज़ें हैं उनमें जो साल्ट यूज़ करते हैं, दैट इज़ कॉमन साल्ट। उसका क्या फार्मूला है, NaCl, ठीक है। और वो NaCl क्या बनता है, कैसे बनता है, जब एक अल्कली मेटल रिएक्ट करता है हेलोजिन के साथ। तो जब अल्कली मेटल का हेलोजिन का रिएक्शन होता है तब हमारे पास साल्ट बनता है। तो तभी इनको बोला जाता साल्ट फॉर्मिंग, क्योंकि ये हेलोजिन जो हैं अल्कलीज के साथ रिएक्ट करके चूँकि साल्ट बनाते हैं, तभी इनको साल्ट फॉर्मिंग बोला जाता है, यानी हेलोजिन्स साल्ट जनरेट करने वाले। तो बच्चों लिख लेते हैं, हेलोजिन्स रिएक्ट विद alkali metals are alkaline earth metals, alkaline earth metals. So halogens react with alkali metals or alkaline earth metals to form salts, ठीक है, to form salts। तो बच्चों ये मैंने एग्जांपल दिया, इसमें आपने देखा हेलोजन ने अल्कली मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाया। तो लेकिन सिर्फ अल्कली का नहीं लिखा हुआ, आपकी बुक में लिखा हुआ है अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ रिएक्ट करके भी ये साल्ट्स ही बनाते हैं। सो चलिए उसका भी एक रिएक्शन कर लेते हैं। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल है हमारे पास मैग्नीशियम, ठीक है, ये ग्रुप नंबर 2 से बिलोंग करता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल है। सो जो मैग्नीशियम है, 2 मैग्नीशियम जब एक क्लोरीन के मालिक्यूल से, जो कि एक हेलोजन है, रिएक्ट करते हैं तो 2MgCl बनाते हैं, 2 मैग्नीशियम क्लोराइड बनाते हैं। सो मैग्नीशियम क्लोराइड एक साल्ट है, एक साल्ट है। फिर से बच्चों मैग्नीशियम क्या है हमारे पास, अल्कलाइन अर्थ मेटल है मैग्नीशियम, और इसने रिएक्ट किसके साथ किया है, हेलोजन के साथ, ठीक है, ये हेलोजन है। सो इसने हेलोजन के साथ रिएक्ट किया है और बदले में हमें साल्ट दिया है। तो बिल्कुल आपके बुक वाले ने ठीक बात कही है कि हेलोजन जो हैं वो अल्कली मेटल्स के साथ या फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ रिएक्ट करने पे साल्ट बनाते हैं। समझ में आ गया, समझ में आ गया बच्चों कि क्यों इनको हेलोजन बोला जाता है। हेलोजन मतलब साल्ट फॉर्मिंग, साल्ट बनाने वाले। जब भी ये रिएक्ट करेंगे अल्कली मेटल के साथ तो ये बनाएंगे साल्ट, ठीक है, या फिर रिएक्ट करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल के साथ तब भी ये बनाएंगे साल्ट। अच्छा बच्चों, दे आर नॉन मेटल्स, दे आर नॉन मेटल्स। फिर से मैं सेम ही एग्जांपल लूँगी, ये नॉन मेटल्स हैं। तो नॉन मेटल कौन होते हैं हमें पता, ठीक है, लेक्चर नंबर 2 में पढ़ के आए।
नहीं लिया लेक्चर तो वो ज़रूर लें, बहुत अच्छे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। सो हैलोजन नॉन मेटल्स क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। जो भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे उसको नॉन मेटल बोला जाता है। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तभी इनको नॉन मेटल बोला जाता है। जैसे बच्चों एग्जांपल ले लेते हैं हैलोजन की, जैसे फ्लोरीन की ले लो, ठीक है, फ्लोरीन की। सो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। फ्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस है नियॉन। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। फ्लोरीन क्या है? एक हैलोजन है, ठीक है, और इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन, जिसका एटॉमिक नंबर है 10। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये फ्लोरीन 9 कैसे ये नियरेस्ट नोबल गैस नियॉन 10 की तरह बनेगा, तो आप क्या बोलोगे? अब बोलोगे मैम सिंपल, देखिए फ्लोरीन 9 है, फ्लोरीन 9 को अगर स्टेबल नियॉन 10 की तरह बनना है तो सिंपल फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फ्लोरीन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन कहीं से ले लेगा और बन जाएगा नियॉन 10 की तरह। अब चूंकि जो फ्लोरीन है उसको स्टेबल बनने के लिए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पड़ रहा है, इसीलिए फ्लोरीन क्या है? एक नॉन मेटल है, ठीक है, नॉन मेटल है। सिमिलरली बच्चों कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप क्लोरीन का ले लो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। क्लोरीन का नियरेस्ट नोबल गैस है आर्गोन 18। तो आप देख सकते हैं कि क्लोरीन 17 को अगर स्टेबल बनना है आर्गोन 18 की तरह तो इसको एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो भी क्या है? नॉन मेटल है। इसी तरह जितने भी हैलोजेंस हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं, सबके सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं, सबके सब क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। इसके अलावा बच्चों इनके अंदर एक और बहुत अमेजिंग प्रॉपर्टी है, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा बच्चों इनकी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता क्या है पहले ये समझो, आगे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को, बस अभी बेसिक कंसेप्ट ले लो, टॉपिक है प्रॉपर आपका, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का इसी चैप्टर में है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी, एफिनिटी बोलते हैं लव को, अट्रैक्शन को, ठीक है। सो इलेक्ट्रॉन के लिए लव, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो हैलोजन का क्या है? हैलोजन के पास लाइक नोबल गैसेस के मुकाबले में एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है, तभी हैलोजन को एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ता है। फिर से हैलोजन क्या है? हैलोजन अनस्टेबल हैं, ठीक है। क्यों अनस्टेबल हैं? क्योंकि इनके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है, ठीक है। तो ये हैलोजन क्या करते हैं? एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बन जाते हैं नोबल गैसेस की तरह, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और बन जाते हैं नोबल गैसेस की तरह। तो इसीलिए इनके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जाहिर है एक इलेक्ट्रॉन अगर इनको मिल जाना है तो ये स्टेबल बन जाएंगे। बात समझ आ रही है बच्चों? फिर से एक दफ़ा, जैसे क्लोरीन का एग्जांपल ले लो, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या है? 17, ठीक है। क्लोरीन को बनना है नोबल गैस आर्गोन की तरह। फिर से क्लोरीन हैलोजन है, इसका एटॉमिक नंबर है 17, इसको नोबल गैस आर्गोन 18 की तरह बनना है, तो क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो आपको क्या लगता है क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा, ठीक है, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, जितनी ज़रूरत क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन की शायद किसी को हो। तो मतलब कहने का ये है कि चूँकि ये सिर्फ एक स्टेप दूरी पर हैं सक्सेसफुल होने से, एक स्टेप दूरी पर हैं स्टेबल होने से, इसीलिए इनके अंदर इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन, इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसी वजह से पीरियोडिक टेबल में अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन कौन दिखाते हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के लिए एफिनिटी किसके पास है, तो आप क्या बोलोगे? हैलोजेंस के पास है, ठीक है, हैलोजेंस के पास है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक स्टेप दूरी पर हैं स्टेबिलिटी से, और अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है तो ये स्टेबल हो जाएंगे, इसलिए बहुत शिद्दत से, बहुत स्ट्रांगली ये अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन को, बहुत ज़्यादा हाई अट्रैक्शन दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, यानी इनकी बहुत ही हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। आई होप समझ में आया होगा। सो दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। समझ में आ गया बच्चों? क्यों? क्योंकि ऐसा करने से लाइक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने से क्या हो जाते हैं? स्टेबल। तो दे हैव वेरी हाई, दे हैव द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकॉज by accepting electron their outermost shell is there, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से their outermost shell is completed, ठीक है, जो इनका आखिरी शेल है वो क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, नोबल गैसेस की तरह का बन जाता है। बिकॉज by accepting electron their outermost shell is completed,
अच्छा बच्चों, लास्ट फैमिली है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोबल गैसेस। नोबल गैसेस, ठीक है। पीरियोडिक टेबल के एंड पे एक्सट्रीम लेफ्ट पे, ठीक है, मैं एक दफ़ा पीरियोडिक टेबल बना के दिखाती। तो इस तरह से होता बच्चों कुछ पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अभी तक क्या क्या पढ़ा, थोड़ा रिवाइज कर लेते। से पहला ग्रुप जिसको क्या बोलते हैं, कौन सी फैमिली है इसकी, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल। सो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को बोलते हैं अल्कली मेटल। फिर हम लोगों ने ग्रुप 2 पढ़ा, उसको बोला जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल। क्या बोला जाता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोला जाता है, ठीक है। ग्रुप 1 के को अल्कली मेटल, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल। और यहाँ पर जो मिडल में एलिमेंट्स हैं इन सब को बोला जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। क्या बोला जाता है, शाबाश, ट्रांजिशन मेटल्स। फिर बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा कि यहाँ पे कोई ग्रुप 16 है, ग्रुप नंबर 16 है, जिसको बोला जाता है चाल्कोजिन्स। जिसको क्या बोला जाता है, चाल्कोजिन्स, क्योंकि कॉपर के ओर्स बनाते हैं ना ये, इसीलिए। फिर यहाँ पे ग्रुप नंबर 17 जो भी पढ़ा है, शाबाश, हेलोजिन्स का। किन का, हेलोजिन्स का। और बच्चों जो एंड पे है ये कौन है, नोबल गैसेस। ये ग्रुप नंबर 18 है और ये कौन है, नोबल गैसेस। तो आपने देखा ये पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम लेफ्ट है और ये पीरियोडिक टेबल का एक्सट्रीम राइट है। सो पीरियोडिक टेबल के एक्सट्रीम राइट पे नोबल गैसेस पाए जाते हैं, ठीक है। जो लास्ट ग्रुप है पीरियोडिक टेबल का, ग्रुप 18, कोई पूछे कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, आप क्या बोलोगे, नोबल गैसेस से, ठीक है। सो एक्सट्रीम राइट पे जो लास्ट ग्रुप है वो कौन है, नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस। सो नोबल गैसेस के बारे में कहा जाता कि ये अनरिएक्टिव हैं, रिएक्ट नहीं करते, ठीक है। नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते क्योंकि ये ऑलरेडी स्टेबल होते हैं, सो इनके बारे में लिखते हैं, ये कौन है, ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं और ये क्या हैं, अनरिएक्टिव हैं। अच्छा बच्चों, दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल, दे हैव कंप्लीट आउटर मोस्ट शेल। चूँकि इनका आखिरी शेल कंप्लीट होता है इसीलिए ना तो इनको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत है ना ही इलेक्ट्रॉन देने की, यानी ये रिएक्ट ही नहीं करते, ये अनरिएक्टिव होते हैं नॉर्मल कंडीशंस में, नॉर्मल कंडीशंस में ये अनरिएक्टिव होते हैं। अच्छा बच्चों, इनको भी अगर आपने याद करना है, एक ट्रिक है नोबल गैसेस को याद करने का। हिना, नेहा और करीना, हिना, नेहा और करीना जीते रहें, ठीक है, जीते रहें। तो जीते रहें मतलब जीते रहें, ठीक है। हिना, नेहा और करीना जीते रहें, ठीक है। हिना से बनेगा हीलियम, नेहा से नियॉन और से आर्गोन, करीना से क्रिप्टोन, जीते यानी जीनोन और रहे मतलब आरएन, रेडॉन। फिर से बच्चों, हिना हीलियम, नेहा नियॉन और आर्गोन, करीना क्रिप्टोन, जीते जीनोन और रहे रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। अच्छा बच्चों, आपकी बुक पे जहाँ पर नोबल गैसेस का पैराग्राफ लिखा हुआ है, नोबल गैसेस के पैराग्राफ के आगे एक येलो कलर का बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में लिखा है कीप इन माइंड, ठीक है। और अगर आप उस बॉक्स को पढ़ें तो वहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है नोबल गैसेस के बारे में। वहाँ पर यह बताया गया है कि नोबल गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में तो अनरिएक्टिव होती हैं, लेकिन फिर भी बहुत से कंपाउंड्स पाए गए हैं नोबल गैसेस के, ठीक है। मतलब अगर इनको कभी स्पेशल कंडीशंस मिलती हैं जैसा कि हाई टेम्परेचर या फिर हाई प्रेशर, तो तब नोबल गैसेस रिएक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि नोबल गैसेस बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। नोबल गैसेस नॉर्मल कंडीशंस में रिएक्ट नहीं करते, लेकिन अगर स्पेशल कंडीशंस दिए जाएं तो ये कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बना लेते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दिया हुआ है जीनोन, जीनोन, तो एक कम्प्लेक्स बनाता है, ये ऐसा कुछ कम्प्लेक्स है, ठीक है बच्चों।
जीनोन प्लाटिनम और आगे F6, तो इसको पढ़ते हैं जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। किस तरह बच्चों, कम्प्लेक्सेस का नाम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले मेटल का नाम, तो जो क्या है जीनोन, उसके बाद एंड से तो ये होगा हेक्साफ्लोरो और प्लाटिनेट, हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट, तो जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट। तो ये बच्चों क्या है, ये एक नोबल गैस का कंपाउंड है, नोबल गैस का कंपाउंड है, नोबल गैस का कम्प्लेक्स है। तो क्या बताया कि नॉर्मल कंडीशंस में नोबल गैसेस रिएक्ट नहीं करते, लेकिन स्पेशल कंडीशंस में कुछ ना कुछ कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट एक कम्प्लेक्स है जो नोबल गैस जीनोन ने बनाया है, और वहाँ पर लिखा हुआ है कि जो नोबल गैसेस हैं उनको शुरू में इनर्ट गैसेस बोला जाता था। क्या बोला जाता था, इनर्ट गैसेस। इनर्ट बोलते हैं एक ऐसी चीज़ को जो बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करती, जो बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे उसको इनर्ट बोला जाता है। तो शुरू में जो हमारा ग्रुप 18 है पीरियोडिक टेबल का, ठीक है, ग्रुप 18 है, इसको इनर्ट गैसेस बोला गया था। लेकिन बाद में जब देखे गए कि भाई नोबल गैसेस के भी कुछ ना कुछ कंपाउंड्स हैं जो स्पेशल कंडीशंस में बने हैं, जैसे जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट, ऐसे कुछ और भी हैं, तो तब फिर इसका नाम बदल दिया गया, इसको इनर्ट गैसेस की जगह इसको बोला जाने लगा नोबल गैसेस, ठीक है। क्योंकि देखा गया कि ऐसा नहीं है ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते, कहीं ना कहीं रिएक्ट करते हैं, तो इनको इनर्ट बोलना गलत होगा, तभी इनका नेम चेंज करके इनर्ट गैसेस से नोबल गैसेस रख दिया गया। आई होप समझ में आया होगा।